हेलो एवरीवन, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेट ये 17 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का है और सोशल साइंस का पेपर है, लेकिन केवल मैं इसमें शिक्षण कला ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, टीचिंग स्किल्स ही मैं डिस्कस करूंगी। तो ये सभी के लिए होगा, सभी जो एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान है। मतलब छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाए, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने की सुझाव दी जाए, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन हो या उपचारात्मक अध्यापन। देखिए, कठिन परिश्रम करने की सलाह नहीं दी जाएगी, ना ट्यूशन दिया जाएगा और ना ही उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ाया जाएगा। उनका उपचारात्मक अध्ययन किया जाएगा ताकि उनका जो भी उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं उससे निदान किया जा सके। ठीक है, सेकेंड है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। विद्यालयों में आधारित संरचना सुविधाएं, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्ष प्रणालियां, छात्रों की उपलब्धि का स्तर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक कौन है, इनमें से आपको ये बताना है। संरचना सुविधाएं हैं, अधिगम सामग्री है या उपलब्धि का स्तर है। तो सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण परिचायक क्या है? कक्ष प्रणालियाँ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थर्ड है, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन या कंठस्थीकरण करके सीखना। क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए? तो देखो, सबसे पहले तो कंठस्थीकरण जैसे वर्ड जो होते हैं ये किस में आते हैं? निगेटिव में आते हैं। चयनित अध्ययन भी नहीं, आकस्मिक अध्ययन भी नहीं। क्या करना चाहिए? गहन अध्ययन करके ही छात्र जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है, छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में प्रधानाध्यापक तथा माता पिता को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जो कक्षा में उपस्थित रहे उन छात्रों की अपेक्षा उन्हें कम वरीयता देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिफ्थ है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना किसका दायित्व होना चाहिए? प्रधानाध्यापक का, इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक का, उन अध्यापकों का जो इसमें रुचि रखते हैं, या सभी अध्यापकों का? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किसका होता है, किसका दायित्व होता है? देखो, सभी अध्यापकों का उत्तरदायित्व होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है, सिक्स्थ है, छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर समझना चाहिए कि व्यवस्था ही असफल हो गई है, अध्यापक की असफलता है, पाठ्यपुस्तक की असफलता है या व्यक्तिगत छात्र की असफलता है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या समझेंगे? व्यवस्था ही असफल हो गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ है, छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए ताकि छात्रों की प्रगति उनके अभिभावकों को सूचित की जा सके, नियमानुसार निर्धारित अभ्यास करवाया जा सके, छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सके। तो इसका क्या राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सके। ठीक है, गृह कार्य जांचने का सबसे अच्छा उपाय है प्रबुद्ध छात्रों द्वारा इसे संपन्न करा देना, कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तरों की जांच करा देना, नमूने के आधार पर इन्हें जांच डालना, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उनकी जांच करना। तो जब हम बच्चे को गृह कार्य देते हैं तो सबसे अच्छा जांच करना कौन सा होता है? नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उनकी जाँच करना। ठीक है, तो एट का हो जाएगा डी। नाइन्थ है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों में व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, छात्रों की परीक्षाओं के लिए तैयार करना या छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, आदर्श अध्यापक वह होता है जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है, मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है या अनुशासन रखना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है अध्यापक, वही आदर्श अध्यापक होता है। ठीक है, 11th है, अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है। उन्हें ऊंचे वेतनमान देकर, सेवांतवर्ती प्रशिक्षण देकर, प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति देकर, उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का डी। ठीक है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या का अच्छी तरह निराकरण हो सकता है।
पाठ्यक्रम के भार को कम करने से, अध्यापकों की समानुभूति से, विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से या प्रोत्साहन प्रदान कर देने से। विद्यालय छोड़कर, जब कोई बच्चा विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसकी समस्या का अच्छी तरह से निराकरण हो सकता है। कैसे निराकरण हो सकता है? देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका ज़्यादा सही राइट आंसर कौन सा होगा, सी या डी। ठीक है। 13 है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहारे पर या अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक की शिक्षा पर। अगर अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो बोला जाता है ना कि उस स्कूल का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च कोटि की गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो सम्मिलित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखने में है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, केवल अनुशासन को बनाए रखना ही शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है। केवल पाठ्यपुस्तक का पालन करना ही नहीं है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना या विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है। 16 का डी। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शनों का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है? पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सा नहीं पूछा है? ठीक है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ही सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है अधिगम के लिए। ठीक है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण या विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है समता एवं समान अवसर। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ठीक है।
22 है, एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए या दोनों नहीं देने चाहिए। जो भी केवल केवल लिखा होता है ना, वो हमेशा निगेटिव में चला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ये भी बात गलत है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक सोच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। जब भी अधिगमकर्ताओं के स्तरों के अनुसार पढ़ाने की विधि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? अवलोकन विधि का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो देखो सबसे सही जो आंसर है वो कौन सा है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान या मानसिक मैप। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्कीमा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक, ठीक है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिल और अभ्यास कार्य, ठीक है। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। तो इसका जो सही पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है, तो केवल ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। तो संवेग एवं संज्ञान क्या है? एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल परिणाम प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अनदेखा तो हम कर नहीं सकते, दंडित भी नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सिक्स्थ है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सेवेंथ है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों को दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ का? सेवेंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनीय होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, विकास परिवर्तनशील है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है, लेकिन जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ठीक है। विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लगातार पुरस्कार देना व दंड देने से क्या होगा? बच्चों में अधिगम के लिए स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। ठीक है। 10th है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 11th है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, शारीरिक दंड तो बढ़ावा देगा नहीं अधिगम को। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण देगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी देगा, निरंतर तुलना हम कभी बच्चों के बीच करेंगे नहीं, ना दंड देंगे। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा एंड तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 2 है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 12th है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, या जेंडर समरूपता का?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का ये उदाहरण है। ठीक है, यदि एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ठीक है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, आपको ये बताना है। तो ये प्रभावशाली है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 13 का। 14 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो सामाजिक, यहीं से आप समझ लीजिए ये क्या बोल रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो भाई ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, लिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है, आपको ये बताना है। तो परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या संरक्षण, यही हो जाएगा राइट आंसर, संरक्षण, कक्षा, समावेशन। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 है, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है। इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छा मौका प्रदान होता है। बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे सीखते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो व्यक्तिगत ध्यान देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। है, बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है पढ़ाए जाने विषय का गहन ज्ञान, एक सख्त अनुशासक, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय या एक अच्छा प्रेरक होना। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक अच्छा प्रेरक होना। ठीक है, एक अच्छा प्रेरक होना यही हो जाएगा एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है अभिभावकों का, अध्यापकों का, शिक्षार्थियों का या समाज का। शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण किया जाता है वो किसका दायित्व है, आपको ये बताना है। तो ये समाज का दायित्व है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए एक समान स्तर के शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार, केवल पुस्तक में से, पुस्तक के बाहर से। तो गृह कार्य में हम रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं बच्चों के, तो बच्चे किस तरह के होने चाहिए या हम किस तरह से बच्चों में गृह कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के योग्यता के अनुसार अगर हम उन्हें गृह कार्य देंगे तो उनमें रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है डैश के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में अपव्यय रोकने हेतु। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस लिए की गई है, आपको यह बताना है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में या उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। तो विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, क्या करने में मदद करता है, उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है विज्ञापनों का प्रभाव, उपयोग की नकल का प्रभाव, मनोरंजन का प्रभाव या प्रयोग का प्रभाव। तो प्रदर्शन प्रयोग का क्या अर्थ है, प्रदर्शन प्रयोग का अर्थ है उपयोग की नकल का प्रभाव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 24 है, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में या प्रश्नात्मक विधि में। शिक्षार्थी कब सुस्त होते हैं, तो ये होते हैं व्याख्यान विधि में, जब केवल शिक्षक बोलता जाता है और विद्यार्थी सुनते जाते हैं तब विद्यार्थी सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, भ्रमण के लिए भी किया जाता है, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु भी किया जाता है और क्रिया का अर्थ जानने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। 26 है गृह कार्य देने का लाभ। यह है कि शिक्षार्थी घर पर व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके या स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। तो 26 का क्या हो जाएगा, क्या घर पर व्यस्त रहने के लिए हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को? ऐसा नहीं है, घर पर पढ़ने के लिए भी नहीं, उनकी तरक्की का आकलन के लिए भी नहीं, स्व अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। ठीक है। 27 है अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए, चिकित्सा सहायता लेने हेतु भेजा जाना चाहिए। तो आप खुद शिक्षक की जगह अपने आप को रख के देखो कि यदि आपकी क्लास में एक बच्चा है वो बाएं हाथ से लिख रहा है तो आप क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी प्राथमिकता को हम अनुमति देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 है यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? शिक्षार्थियों को कक्षा में उपस्थित ना रहने को कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? यदि हमारी क्लास में कोई बच्चा खराब कपड़े पहन के आता है तो हम उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेल थेरेपी बच्चों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने हेतु, बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु, शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को उजागर करने हेतु। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल थेरेपी बच्चों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए, गुण विकसित करने में, एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने में, शैक्षिक गुणवत्ता की तैयारी करने में, देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। तो विद्यालयों को किस ओर ध्यान देना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए विद्यालयों को देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल विकास में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 है यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता या समझती है यदि वह इसके और उदाहरण दे पाए, जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे, इसे पुनः पहचान पाए यदि वह फिर से सामना करता है, जब पूछा जाए इन नियमों को पुनः याद कर पाए। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है डैश के द्वारा। पहले से उचित रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके, इसे आवासीय कार्यक्रम बनाकर, सहयोगी रुख अपना करके, प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 33 का राइट आंसर होगा प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। ठीक है। 34 है प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है। इसका क्या अर्थ है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं है। शिक्षार्थियों में ना ही कोई समान गुण होते हैं और ना ही वे समान लक्ष्य साझा करते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक भिन्नता वाली कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं का विकास असंभव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है? तो इसका राइट आंसर है कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है। 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी बदनामी करेंगे, उसे समय पर आने का परामर्श देंगे, प्रधानाध्यापक को सूचित करोगे या उससे बेखबर रहेंगे? तो 35 का राइट आंसर क्या है? उसे समय पर आने का हम क्या करेंगे? परामर्श देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 8? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
यदि बच्चों में अंतः व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे, वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे या उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं? महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंदो या विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद जी हैं जो शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है? परिवार पर, परिवेश पर, परिवार और परिवेश पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मानव व्यवहार का विकास है ये निर्भर करता है परिवार और परिवेश पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था? सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इनमें से कौन सा सुझाव है जो कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया है? तो वो है 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ज्ञान, तर्क शक्ति, भाषिक कुशलता या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो वो है तर्क शक्ति। ठीक है। इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? बुद्धि, वंशानुगत कारक, भौतिक कारण या भौतिक वातावरण या शारीरिक कारक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक वातावरण जो है बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा उदासीन, उत्साही, क्रोधपूर्ण या नकारात्मक? तो कक्षा में तिरस्कृत बालक का जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? वो उदासीन होगा। ठीक है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है बालक मानव की प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन या बाल विकास का अध्ययन? ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। महायान के अनुसार गौतम बुद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं। अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है, हर मनुष्य को निर्वाण मार्ग अकेले ही ढूंढना होता है या इनमें से कोई नहीं? तो महायान के अनुसार अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है। ठीक है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो बालक के समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में। ठीक है। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम जेम्स ने, मौरिया मोंटेसरी ने, वाइगॉत्स्की ने या जॉन डीवी ने? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगॉत्स्की ने। ठीक है। कक्षा शिक्षण डैश होना चाहिए? बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या गृह कार्य केंद्रित? तो कक्षा शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है, एनसीएफ 2005 जो है उसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना? इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तीनों है। ठीक है। लेकिन ये तीनों है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोड मिश्रण, शब्द मिश्रण, अंतरणता या द्वित्वता? जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे कोड मिश्रण कहते हैं। ठीक है। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन कैसा है? सत्य है, सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या काफ़ी हद तक सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।
इनमें से कौन व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? परीक्षण विधि, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि है। ठीक है। कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऊंची आवाज में चिल्लाना, डंडे का भय दिखाना, शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना या शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं असरदार, निष्प्रभावी, सामान्य या कठिन? कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं निष्प्रभावी। ठीक है। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मन में बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है। सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है। ठीक है। सृजनात्मकता के जनक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसके जनक हैं ई पॉल डोरांस। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने, हंटर आयोग ने, यशपाल समिति ने या राधाकृष्णन आयोग ने? तो ये किसने दिया था? हंटर आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग को, सार्जेंट आयोग को, वुड्स डिस्पैच को या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की? बौद्ध दर्शन ने, जैन दर्शन ने, वैदिक दर्शन ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मॉनिटर पद्धति है ये ना बौद्ध दर्शन ने की है, ना जैन दर्शन ने, ना वैदिक दर्शन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशल का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह बच्चे में निम्नलिखित लक्षणों को इंगित करता है। तो जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है ना। और लिखने में दिक्कत होती है तो डिस्ग्राफिया होता है। मैथ से रिलेटेड जो दिक्कत होती है वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है। करके सीखने पर आधारित है। निगमन विधि, प्रयोजना विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? करके सीखने पर आधारित है प्रयोजना विधि। ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, अध्ययन या परिपक्वता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का उपयोग हम दूसरी नई चीज़ सीखने में कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ना, छात्र को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना या छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि होती है वो क्या होती है? छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना। ठीक है। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को दंड देना, छात्रों को गृह कार्य देना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण या व्याख्यान देना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक पूछा है तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक तो यही हो जाएगा, छात्रों को दंड देना। इसका प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते शिक्षा में। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, फ्रॉबेल है, डीवी है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रॉबेल है जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है। पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का गोधक है? तीव्र, मंद, औसत या बहुविध? पिछड़ापन किसके लिए यूज होता है? तीव्र बालकों के लिए या मंद या औसत या बहुविध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बालकों के लिए पिछड़ापन यूज होता है। ठीक है। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज़्यादा अक्षय होते हैं तो यह दर्शाता है कि शिक्षक है, चिंतक है, नैतिक है, लिंग भेदी है या अच्छी सोच का है? तो देखो वो क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों की तुलना कर रहा है ना। तो ये लिंग भेदी दिखाता है, लड़के की तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है। तो ये लिंग भेद है, लिंग भेद कर रहा है वो लड़के और लड़कियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है।
इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, बस्ते के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना या उपयुक्त सभी। तो देखो एनसीएफ 2005 एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास भी बोलता है, बस्ते के बोझ को कम करना भी बोलता है, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना भी बोलता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ योजना का मुख्य भाग है निष्कर्ष, तैयारी, पुनरीक्षण या प्रस्तुतिकरण। तो पाठ योजना का मुख्य भाग क्या है? तैयारी। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में। और ये जो है ये चारों ही जीन पियाजे ने दिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसमें संवेदी गामक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती हैं। ठीक है। बड़ी सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। त्रुटियों से पूर्णतः बचना, उदाहरणों से नियमों सूत्रों का पता लगाना या नियमों सूत्रों को याद करने पर जोर देना या इनमें से कोई नहीं। छात्रों को किस लिए प्रोत्साहित किया जाता है? उदाहरणों से नियमों सूत्रों का पता लगाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समझ किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी नहीं जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, जानने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक नहीं है। तो जिसके बारे में शिक्षार्थी क्या है? जानने के इच्छुक हो। ठीक है। तो 27 का सी सही हो जाएगा। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? प्रकरण को, अनुदेशनात्मक उद्देश्य को, प्रश्नों के स्वरूप को या शिक्षण समय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, वंडूरा ने या रॉजर्स ने। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है वंडूरा ने। ठीक है। इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक या इनमें से सभी। रणनीति मनोविज्ञान सिद्धांतों के सबसे निकट पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर। ठीक है। 30 का 1। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति। ठीक है। ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समवय साथी की व्याख्या करना या स्वयं से पूछताछ। तो कौन से उदाहरण है आपको इनमें से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चारों ही अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना हुई 1986 में, 1991 में, 1981 में या 1988 में। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है। निम्न में कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सकें। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। तो शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इनमें से कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहाँ बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सकें। ठीक है। ज्योत्सना अवसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। वह उपयोग कर रही है सहायक विस्तार प्रक्रिया का, उप लक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया का, क्रियाशील दृढ़ता का या न्यूनकारिता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनकारिता का। ठीक है। दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं। उनके बारे में इनमें से क्या सही है? यह संभव नहीं है और उन्हें फिर से गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की है। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण, वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी।
तो देखो, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण, वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा। उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में पूछा नहीं जाता। तो विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकते? उन्हें सीखने के लिए जब तक तैयार नहीं किया जाता तब तक विद्यार्थी नहीं सीख सकता। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1862, 12 जनवरी 1863, 1864 या 1865 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1863 में। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक द्वारा, जेम्स द्वारा, डीवी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी, आपको ये बताना है। तो ये लिखी थी जेम्स ने। ठीक है। मनोविज्ञान का सिद्धांत जेम्स ने लिखी थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? पहले तो सक्रिय होगा, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का, जेम्स का, रेबनी का या वॉटसन का? तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कहा है वॉटसन ने। अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा क्या है? एक वैज्ञानिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा, स्वाभाविक विचारधारा या भौतिक विचारधारा? तो अभिप्रेरणा है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा या उपरोक्त का और खा? तो देखो, बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, का और खा दोनों। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कठिन अवस्था जो मानी जाती है वो मानी जाती है किशोरावस्था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। किसको किसके अनुरूप बदलना है ये बताना है। तो हमें बच्चे को नहीं, गलत जगह, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में या जापान में? तो जीन पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। कोलबर्ग द्वारा किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत या इनमें से सभी? तो कोलबर्ग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? इन्होंने किया था नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय? तो प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। ठीक है। 16 बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने का, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने, सही उत्तर का निर्माण करने या सही उत्तर की व्याख्या करने? तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। TLM का विस्तार रूप है ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट? तो TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। निगमन विधि मार्ग है शोध का, तीव्रता का, अनुकरण का या खोज का? तो निगमन विधि किसका मार्ग है? शोध का मार्ग है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या असंतुलित बालक? यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक कैसा होगा? वह बालक होगा अति प्रतिभाशाली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को, 5 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009 या 6 अगस्त 2009? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं या उपयुक्त सभी? तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को भी जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? नौकरी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी? तो शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? हमें शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? डीवी की, रूसो की, वाइगोत्स्की की या पियाजे की? तो द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड रचना है पियाजे की। व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर या समायोजन? तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक कौन सा है इनमें से? समायोजन।
गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। क्यों? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण या चिंतन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बालक गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। ब्लूम वर्गीकरण की अनुदेशात्मक व्यवस्था में भावात्मक पक्ष में कौन सा स्तर नहीं है? प्रतिक्रिया, आग्रहण, बोध या संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध। बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने। तो बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1981 में, 1982 में, 83 में या 84 में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1983 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीखने के परिपक्वता का एक उदाहरण है पढ़ना, चलना, चित्रांकन करना या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रांकन करना सीखने के परिपक्वता का एक उदाहरण है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने, फ्रायड ने, चॉम्स्की ने या थॉर्नडाइक ने। तो चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ का परिचय कराने के लिए, पाठ का विकास के लिए, छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ का परिचय कराने के लिए, पाठ का विकास के लिए और छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए भी, यानी कि चारों के लिए उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विवरण या प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि पाठ परिचय के लिए सबसे रणनीतिक विधि है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षक, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी या अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए, प्रमुख रूप से सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में या वर्ष के अंत में। तो विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन होने चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर कराने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से या हाथों से। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने में आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? ये किसने बोला है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता? तो ये बोला है स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। फोर्थ है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, गृह कार्य देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें से एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या होगा? गृह कार्य तो होगा नहीं, प्रश्न पत्र तैयार करना भी नहीं, विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाकर रखना भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का या इसमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है मानव व्यवहार का, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा।
के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, खेलने और गाने की आज़ादी है, उनकी भाषा पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, या पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है। तो बच्चों के सीखने के लिए अगर अनुशासन कड़ा है तो वो वातावरण अनुकूल नहीं है, ठीक है। केवल खेलने और गाने की आज़ादी से कुछ नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उनकी भाषा पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का जहां सम्मान होता है वही वातावरण अनुकूल है बच्चों के सीखने के लिए, ठीक है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, या अनुकरण कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा असत्य है? देखो, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये सही है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें कोई भी विकल्प असत्य नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। RMSA है। RMSA का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप यहाँ से इंग्लिश भी देख सकते हो। RMSA का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। CCE का तात्पर्य है, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एलिवेशन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सतत और व्यापक परीक्षण, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण के से संबंधित है, ये तो सही है। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। विकल्प असत्य है पूछा है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यही गलत है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ। निम्न में से कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन। तो क्या सही हो जाएगा? कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो भूजल संसाधन सम्मिलित नहीं है शिक्षा में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और मेधा छात्रवृत्ति से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें से सभी विकल्प सत्य हैं। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा? तो ये सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1986 में, 1987 में, 1992 में, या 1996 में? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ था 1986 में, ठीक है। इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? विद्यालय समय से शुरू एवं बंद, कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, अंतिम घंटी में खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। तो देखो, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, यही क्या है? सूचकों में नहीं है। केवल लिखित आकलन नहीं हो सकता, मौखिक आकलन भी होता है, और भी कई प्रकार से आकलन किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ लिखित आकलन नहीं होता, ठीक है। 17 है, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी हैं। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमजोर है। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है पार्लो फ्रेले, ठीक है।
शिक्षक साथी है शिक्षण सहयोग संदर्शिका, शिक्षक सहयोग दर्शिका, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका। तो शिक्षक साथी क्या है? शिक्षक साथी है शिक्षण सहयोग संदर्शिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची, मूल अधिकार, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। ठीक है, नागरिकों का ये मूल अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है? परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, या धार्मिक संस्था? तो सक्रिय एजेंसी परिवार है, विद्यालय भी है, धार्मिक संस्था भी है, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, या शिक्षकों द्वारा आकलन? तो देखो, व्यक्तिगत आकलन भी होता है, सामूहिक आकलन भी होता है, सहपाठियों द्वारा आकलन भी होता है, लेकिन शिक्षकों द्वारा आकलन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर कराना, और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। हम कभी भी बच्चे की इसलिए पहचान नहीं करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। ठीक है। 24 है बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मातृभाषा की, विदेशी भाषा की, अकादमिक भाषा की, या मानक भाषा की? तो बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक, जैविक, भाषाई, या सांस्कृतिक? तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप मैथ्स देख सकते हो, मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, बाकी आप मैथ्स यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और देख सकते हो मैथ्स के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिफ्टी 51 से हिंदी स्टार्ट है, अब हम हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाम पंथ का दार्शनिक आधार है? जैन मत, शाक्त मत, शैव मत, या बौद्ध मत? तो नाम पंथ का दार्शनिक आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैव मत। ठीक है। कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? कीर्तिलता ब्रज भाषा में, अवहट, मैथिली, या अवधी? तो कीर्तिलता जो है वो अवहट भाषा में रचित है। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। भगवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल भी है। ठीक है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जा सकता है। पठन कौशल से छात्र उचित गति, विराम, हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। या भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है? तो देखो, ये तीनों तो सही है, लेकिन जो गलत है वो है ये, भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। ठीक है। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, आपको ये बताना है। विभत्स, जुगुप्सा, शांत, शोक, हास्य, उत्साह, श्रृंगार, विस्मय? तो जो सही है, देखिए ये दोनों गलत है और गा भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, विभत्स का जुगुप्सा होता है। ठीक है। मैथिली का क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर, या मधुबनी? मैथिली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? गोरखपुर नहीं है। ठीक है। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी?
तो सिफारिश जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। सदैव में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो सदैव, सदैव में वृद्धि संधि है। ठीक है। लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मेरो कवित बनावत, उक्ति किनकी है? ये उक्ति किसने कही है ये बताना है आपको। तो ये कहा है घनानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है गढ़वाली, मारवाड़ी, अवधी या कन्नौजी? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 61 का। ठीक है। 62 है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल? तो ये हुआ था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी? सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय या सिपाही की मां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या कुबेर नाथ राय? विकलांग श्रद्धा का दौर के जो निबंधकार हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिक्का बदल गया के कथाकार हैं? कौन है कथाकार? कृष्णा सोबती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? रामनरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जगन मोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी जो है वो भारतेंदु मंडल के नहीं है। ठीक है। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या निषेधवाच्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक है। ठा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत होते हैं ना, तो आपको बताना है जो ठा है वो कहाँ से बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मूर्धा से। ठीक है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? 25, 41, 29 या 91? तो इसका अशुद्ध बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? चील स्त्रीलिंग है, संतान पुल्लिंग है, समूह स्त्रीलिंग है, प्रजा पुल्लिंग है? तो कौन सा सही है? इसमें जो चील है वो स्त्रीलिंग होता है, ये सही है। बाकी संतान स्त्रीलिंग होती है, समूह पुल्लिंग होता है और प्रजा स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, ये तीनों गलत हैं। 71 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? संयुक्ताक्षरों का अधिक है, समास का बाहुल्य, टा वर्ग का अधिक प्रयोग या विभत्स रस की प्रधानता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस की प्रधानता। ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस एषण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामान्यतः आकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। जब आकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? तो शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वर नाथ रेणु? तो देखिए, शिवपूजन सहाय का तो संबंध है, रामधारी सिंह दिनकर का भी है, फणीश्वर नाथ रेणु का भी है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ठीक है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। ठीक है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है कथन का संबंध है कहानी का प्लॉट पूस की रात, कफन या महुए का पेड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी का प्लॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा इसका। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा खंज नन्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका, शुभ चिंतक, उचित वक्ता या बाला बोधनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाला बोधनी। ठीक है। 79 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूर, दास, ओड़ी, पीताम्बर, ले, लकुटी, बन, गोधन, ग्वालन, संग, फिरूंगी। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र मूली को, अभिमन्यु अनंत, बिहारी बेखबर या दीपचंद बिहारी? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु अनंत को। ठीक है। प्रकाशन वर्ष को बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 है, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 14, 15 या 16? तो कमायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, सत्यवती कथा, इंशा अल्लाह खां, चंदायन, मुल्ला दाऊद या मधुमालती मंजन? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सत्यवती कथा, ईशा अली खां, यही सही नहीं है। ठीक है। प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अंतिम कहानी कौन सी है? तो ये है कफन। ठीक है, प्रेमचंद्र की ये अंतिम कहानी थी कफन। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज गियर्सन ने, मिश्रबंधु ने, गारसादा तासी ने? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा गारसादा तासी ने। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, शब्द एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना या व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति? तो माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनवान मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या शंकराचार्य? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। ठीक है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 91 से देखते हैं। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं गोवर्धनिया, हल्कू मुन्नी, बिरजू चंपिया या चंपा बुद्ध गुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरजू चंपिया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है। खालसा पंथ के संस्थापक हैं, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 93 का बी सही है। महादेवी वर्मा की गद्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है माटी की मूर्तें, ये नहीं है, बाकी सब महादेवी वर्मा की गद्य कृति हैं। ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यामा। किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये है उर्वशी के लिए है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है निशा निमंत्रण, क्या भूलूं, क्या याद करूं, टूटती चट्टानें या आरती और अंगारे? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं, क्या याद करूं। ठीक है। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती या अगय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। नाटक जारी है के रचनाकार कौन है? नाटक जारी है के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी जो है वो नाटक जारी है के रचनाकार हैं। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं है? राजेश जोशी, शरद जोशी, अमृतलाल नागर या जगदीश नारायण चौबे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जगदीश नारायण चौबे। नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है
कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह नहीं है, ठीक है। विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है, विष के दांत कहानी का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो मालती नहीं है, बाकी सेन साहब, खोखा और मदन है। द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी या बाल गोविंद द्विवेदी? तो द्विवेदी युग जो प्रसिद्ध है वो किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या में लिखी गई है? तो ये लिखी है, उपन्यास है ये, ठीक है। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं अमृत राय, शिवरानी देवी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, नागार्जुन या दामोदर शर्मा? यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि कौन से हैं? नागार्जुन, ठीक है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान? तो मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन से नहीं है? तो ये हो जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस, डुमराव, जयपुर या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, वीणा वादक है, तबला वादक, सहनाई वादक या सितार वादक? तो ये है सहनाई वादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्य या निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? रैदास के लिए, रसखान के लिए, रहीम के लिए या मलिक मोहम्मद जायसी के लिए? तो ये कहा गया है रसखान के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू, पे देहू छटाक नहीं, उपयुक्त पंक्ति के कवि कौन है? तो ये है घनानंद। सुमित्रा नंदन पंत को डैश किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए, ग्राम्या के लिए, स्वर्णधूलि के लिए या पल्लव के लिए? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए, ठीक है। 115 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? भवानी प्रसाद मिश्र ने, भारत भूषण अग्रवाल ने, नेमी चंद्र जैन ने या सच्चिदानंद हीरानंद ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, किन्नर देश में या कुल्ली भाट? इसका राइट आंसर होगा कुल्ली भाट, ठीक है। कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मन्नू भंडारी, यही सच है, उषा प्रियमवदा, वापसी, उषा किरण खान चाक या कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा किरण खान चाक, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अंतरिक्ष, वासव, अभ्र, तारापथ? तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? वासव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चिर, कपड़ा, चीर, पुराना, अंश, कंधा, अंश, हिस्सा, अंगना, आंगन, अंगना, स्त्री, अली, सखी, अली, भौरा? इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिर, कपड़ा, चीर, पुराना, ये सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिताजी का शरीर गदगद हो गया, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम्हारे ऊपर इसका भार है, मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अब 121 क्वेश्चन से देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास नहीं है, तिलचिट्टा, अनजाना, पल पल या रातों रात? तो तिलचिट्टा जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का समूह बताना है, इनमें से कौन सा है? व्याकुल, भारतीय, ईमानदार, मिठास, सफाई, घबराहट, विधवा, हैवान, मजदूर, विशिष्ट, सभ्य, धमकाना? तो भाववाचक संज्ञाओं का समूह है मिठास, सफाई और घबराहट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं, भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है चॉम्स्की का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या अभिव्यंजना। तो काव्य हेतु का प्रकार नहीं है, अभिव्यंजना। ठीक है। संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की संख्या बतानी है आपको, 39, 38, 33 या 34। तो 33 जो है वो संचारी भाव है। ठीक है। दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम क्या होता है? क्रम होता है 13-11, 13-11, है ना। अनुभाव के प्रकार हैं स्तंभ और स्वेद, स्थायी और अस्थायी, कायिक और सात्विक, आलंबन और उद्दीपन। तो अनुभाव के प्रकार हैं, क्या प्रकार हो जाएगा? कायिक और सात्विक। ठीक है। 128 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रीति, रात्मा, काव्यशय, वामन। कौन सा विकल्प सही नहीं है 128 में, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द क्या है? प्रयोक्ता, प्रतिपाद, प्रतिमान या प्रतिवादी। तो होगा प्रतिपाद्य। ठीक है। रमणीयता के आधार पर काव्य के क्या भेद हैं? गद्य, पद्य, मिश्र, दृश्य, श्रव्य, उत्तम, मध्यम, अधम या प्रगीत, मुक्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। ठीक है। अब 132 क्वेश्चन देख लेते हैं। गांडीव रोहित रूप था, सत ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर, अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांग रूपक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? अथक, थक्कर, निर्भीक, भयभीत, क्षमता, शक्ति, अभिन्न, अलग अलग। तो ये हो जाएगा क्षमता, शक्ति। ठीक है। युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है। मुंह की खाना, आग से खेलना, लोहा मानना या खेत आना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध में शहीद होना। युद्ध में शहीद होने का क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोहा मानना। ठीक है। पर ना जाने बात क्या है? पर ना जाने बात क्या है? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपरोक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? आपको ये बताना है। तो ये ली गई है उर्वशी से। ठीक है। ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या ललित निबंध है? तो ये क्या है? ये है आत्मकथा। ठीक है। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? तो ये है अगय की। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। पहला राजा, शारदिया, सिंदूर की होली या कोणार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंदूर की होली। आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष या दीपक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है। झंकार, मिलन, पथिक, स्वप्न। इसमें से कौन सा नहीं है? ये है झंकार। ठीक है। उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। द ट्रैवलर का काव्यानुवाद है श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी या वनाष्टक। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रांत पथिक। ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो या कमायनी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह है प्रिय प्रवास। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। 147 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसके दो आंसर जो है आंसर की में आए थे ए एंड डी। ठीक है। तो इस हिसाब से ए भी सही नहीं है एंड डी भी सही नहीं है। ठीक है।
महाभोज किसका उपन्यास है? तो महाभोज जो उपन्यास है वो है मन्नू भंडारी का उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो विकल्प सही नहीं है वो है शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी। तो ये हो गए 150 क्वेश्चन और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि 150 में से आपके कितने नंबर बन रहे थे। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग जिसे कहते हैं कि भाषा सीख सकें। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन में जब ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है तो आप एक एक ऑप्शन को अलग करने चालू कर दिया करो, जैसे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर हम कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, क्या केवल अच्छा व्यवहार सिखाता है? ऐसा तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, सेकंड है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर या उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो हस्तक्षेप जो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है वो किस पर निर्भर करता है? टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या शिक्षक बनने की इच्छा ही केवल शिक्षक बनने की योग्यता में आ जाती है? ऐसा तो है नहीं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके पास सभी प्रकार की क्या होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, ताकि आप अच्छे से कार्य कर सको। तो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग या ये सभी। तो शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को देखो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना भी सिखाना चाहिए, संयम व संतुलन रखना भी सिखाना चाहिए व समय का सदुपयोग करना भी सिखाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब शिक्षक ऐसी हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा क्या हो? छात्र केंद्रित हो। ठीक है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो हमारे विचार से मतलब एज अ टीचर आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षा ग्रहण करना केवल नौकरी के लिए? ऐसा तो है नहीं कि केवल मानसिक योग्यता का विकास करना है, ऐसा भी नहीं, साक्षर बनाना भी नहीं। देखो बालकों का सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सारा विकास आ जाता है बालकों के सर्वांगीण विकास में। तो हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, 7th है, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या ए एवं बी दोनों को? पाठ्यक्रम निर्माण में देखो कि ऐसा तो है नहीं कि शिक्षण अनुसंधान, क्या हमें विद्यालयों का शिक्षण अनुसंधान का तो हमें ध्यान रखना नहीं चाहिए, तो सी तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को या दृश्य श्रव्य सामग्री को? तो भाषा सीखने सिखाने में हम किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। जब समाज में बच्चा रहता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है, अंतःक्रिया करता है, तो वो भाषा अच्छे से सीखता है। ठीक है,
डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण क्या कार्य है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण क्या लिखना है या केवल सुनना है या केवल अक्षर ज्ञान? देखो संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, या लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो कब करना चाहिए? जब शिक्षक खाली हो। ऐसा नहीं है अगले सप्ताह के दौरान भी नहीं, सप्ताह के अंत में भी नहीं, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही शिक्षक को कार्य जांचना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान? छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है खेल का मैदान। ठीक है। प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी? तो एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। मतलब कि ये सभी जो गुण है वो एक प्रधानाचार्य में होने चाहिए। ठीक है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करते हुए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से कभी भी हमें प्रतियोगिताएं नहीं करानी है। ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? तो शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित। ठीक है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए? तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करना, छात्रों के अध्ययन में सहायता करना। तो शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है? क्या केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करना? ऐसा है नहीं, उनकी गलतियां बताना भी नहीं है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो बेरोजगारी, जो भारत में बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है? देखो उद्देश्यहीन शिक्षा ही भारत में बेरोजगारी होने का प्रमुख कारण है। ठीक है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो कक्षा नेतृत्व जो सबसे उत्तम है वो है लोकतांत्रिक। ठीक है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? वास्तविक अनुभव मतलब कि जब बच्चा खुद से देखकर सीखता है तो वो क्या होती है? भ्रमण विधि होती है। जब हम किसी, जैसे कि पेड़ टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम अगर उसे भ्रमण कराने बाहर ले जाए, पेड़ पौधों को दिखाएं, उनकी ग्रोथ दिखाएं, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करने के लिए, देखो ये रटकर याद करने जैसे वर्ड ना निगेटिव होते हैं तो इनको पहले ही आप अलग कर दो तो ज़्यादा सही है। दंडात्मक उपायों, कभी भी हमें बच्चों को दंड नहीं देना है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंकों के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं करवानी है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो यानी कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां का, या ये सभी? तो अगर हम अपने बच्चों को, छात्रों को समझना चाहते हैं एज अ टीचर तो हमें बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए और बालकों की रुचियां और प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस? तो समाजीकरण के गौण वाहक पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय और पास पड़ोस। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की बात की जा रही है तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी लेवल पर ही काम करना चाहिए ना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों की?
तो देखो जब कोई टीचर बना है तो उसे पेरेंट्स को भी पता है कि टीचर में योग्यता और ज्ञान तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? निष्पक्ष व्यवहार की भी आशा करते हैं और सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय भावना का विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। अगर जो शिक्षक है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो शिक्षकों को बालक के किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की या कक्षा के साथियों की? तो देखो, बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव यानी कि क्रियाशील होता है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि? तो ऐसी कौन सी विधि है इनमें से जिसमें छात्र एक्टिव होता है? वो होती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो देखो, अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो सबसे प्रथम गुण क्या होता है? जैसे ही टीचर बच्चों के सामने जाता है तो उसका प्रभावी अभिव्यक्ति देखकर ही बच्चा इम्प्रेस होता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? इसमें कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है। शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो विद्यालय में छात्र संघ संगठन जो होता है उससे क्या होता है? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या ए और बी दोनों को? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ए और बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में क्या हुआ है? साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है या ये सभी? तो जब से राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ है ये सभी हुआ है। ठीक है। बालकों में साक्षरता बढ़ी है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ठीक है। के लिए शिशु लाला मतलब कि प्ले ग्रुप में क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। तो भैया प्ले ग्रुप में क्या जरूरी है? प्ले ग्रुप में खेल के अवसर प्रदान करना ही जरूरी है। ठीक है। पूरे बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो पाया है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो क्या संभव नहीं हो सका है? तो देखो, ये भी संभव हुआ है, ये भी संभव हुआ है, ये भी संभव हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है। आज समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत होना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो प्राइमरी शिक्षा की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। मतलब कि समझ लो एक क्लास में बहुत ज़्यादा छात्र हैं और उसको हैंडल करने वाला केवल एक ही शिक्षक है, तो उससे क्या हुआ है? प्राइमरी शिक्षा का दुर्दशा का ये कारण बनी है। ठीक है। शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है या ये सभी? तो विद्यालय में जो भी फंक्शन कराए जाते हैं उसमें भाग लेना चाहिए, उससे सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। मतलब कि ये सभी। ठीक है। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में या इनमें से कोई नहीं।
जो आपकी सही आलोचना करता है, मतलब कि आपके बारे में गलत चीज़ों को वो बताता है कि तुमने ये गलती करी है, तो वो कैसा है आपके साथ, वो मित्र है। ठीक है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता जो है वही सराहनीय होती है। अगर एक क्लास है, ठीक है, उसमें अनुशासन है, मतलब छात्र अनुशासन में है, तो वो उसमें क्या है, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की ये क्षमता है कि छात्र अनुशासन में है। ठीक है। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। बस यहीं से बात खत्म हो जाती है। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है वही छात्र श्रेष्ठ है। ठीक है। प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक आप क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वालों, बस दंड हमें कभी भी नहीं देना है। ठीक है। तो अध्यापक के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वो छात्रों को दंड दे। ठीक है। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते या शोर नहीं मचाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या उदाहरण है? छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है, यही क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? जोर से बोलकर तो हो नहीं सकता, विस्तृत ज्ञान से भी नहीं होगा, उचित शब्द के प्रयोग से भी नहीं होगा। श्रोता के स्तर को जानकर ही प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ठीक है। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि छात्र जो है वो कक्षा में उपस्थित नहीं होता तो हम क्या करेंगे? कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो। ऐसा नहीं है सुंदर व आकर्षक हो, ये भी नहीं, आज्ञाकारी हो, ये भी नहीं, कक्षा में क्रियाशील हो। ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी क्रियाशील होगा, शिक्षक होने के नाते मैं उसे ही पसंद करूंगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो देखो, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि वो अपनी जो उसकी कला है, जो उसका टीचिंग है, वो उसके प्रति क्या है? पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है। तो पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि कौन सी होती है? देखो, वो विधि जिसमें पहले क्या बताए जाते हैं? पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। वो कौन सी विधि होती है? वो होती है निगमन विधि। ठीक है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना, यानी कि संप्रेषण करना। ठीक है। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि में किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो क्या बोल रहा है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि में होता है? ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? देखो, जब टीचर आता है तो बच्चा उसको देखकर भी सीखता है कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। जब अध्यापक का खुद का जो चरित्र है वो अच्छा होगा तो बच्चों का जो चरित्र है वो अच्छा खुद ही हो जाएगा। ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ये हो गए 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।